एग्जाम पॉइंट पे। और आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने आया हूँ, बायोस्फीयर रिजर्व या जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। ये स्टैटिक जीके का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से आता है और स्टैटिक जीके की सीरीज चल रही है और उसमें से किस तरह मैंने आपको बताया कि इसमें सभी टॉपिक बताऊंगा, सभी टॉपिक के बारे में मैं वीडियो अपलोड करूंगा जो भी आपके एग्जाम में आ रहे हैं और जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आज हम लोग जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। मैं पहले कुछ इसके बारे में बताऊंगा, उसके बाद उसके आगे जो भी मेरा माइंड मैप मैंने बनाया है, इंडिया का मैप बनाया, उसके अंदर जो भी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र किस किस प्लेस पे कौन कौन से। सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, इससे क्वेश्चन आपको पूछे किस तरह जाते हैं। सबसे पहले तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व पहले नंबर पे है, मतलब सबसे अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है या सबसे कम क्षेत्र में फैला हुआ है। दो क्वेश्चन ये हो गए। इसके बाद क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि आपका सबसे फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है और सबसे लेटेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व किस तरह का है। और उसके अलावा यदि देखा जाए तो कोई भी एग्जाम में आपसे यही पूछेगा कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व किस प्लेस पे स्थित है। तो जैवमंडल अच्छे क्षेत्र से मतलब जिस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे यही क्लियर होता है कि एक स्टैटिक जीके का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जैवमंडल अच्छे क्षेत्र के बारे में। देखिए, जैवमंडल अच्छे क्षेत्र होता क्या है, इसको बनाया क्यों गया, गवर्नमेंट के थ्रू या सरकार के थ्रू, इसमें बीच बीच में नियम जो बनाए जाते हैं, कानून लाए जाते हैं, ये सब लिए क्यों जाते हैं। सबसे मेन तो क्या है कि जैसे कोई भी व्यक्ति है, हम लोग की बात करें या किसी भी व्यक्ति की बात करें तो किस प्लेस पे रहना पसंद करेगा। वो एक उसका नेचुरल प्लेस होगा, मीन्स है जहाँ पे से हम लोग को, यदि हम लोग किसी फॉरेस्ट में हम लोग को रख दिया जाए तो हम लोग फॉरेस्ट में जिंदा नहीं रह पाएंगे, नहीं रह भी नहीं पाएंगे। सपोज आप ऐसा नहीं बोलो कोई भी एनिमल्स हो, तब भी हम नहीं रह पाएंगे। उसी तरह कोई एनिमल्स होते हैं या कोई भी पेड़ पौधे होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनके लिए भी एक नेचुरल प्लेस होता है। तो उसी चीज़ को बनाने के लिए हम लोग जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए। मीन्स जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर जीव जंतु या कोई पेड़ पौधे या कोई सूक्ष्म जीव को बनाने के लिए, मतलब उनको रखने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए एक नेचुरल इन्वायरमेंट जब क्रिएट किया जाता है तो ऐसे क्षेत्रों को हम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। अब यदि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की बात किया जाए तो सबसे पहले हमारे भारत में जो स्टार्ट किया गया था, देखिए एक इसको मतलब स्टार्ट क्यों किया गया था, इसमें भी एक कारण है। यूनेस्को के थ्रू यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था और ये जो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था 1971 में स्टार्ट किया गया था। यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, जिसको मैप शॉर्ट फॉर्म में मैप कहते हैं, और इसको 1971 में स्टार्ट किया गया था। इसके थ्रू कहा गया था कि हर एक कंट्री को एक बायोस्फीयर रिजर्व, ये मतलब जो भी आपको प्लेस समझ में आता है कि जो है ना एक नेचुरल इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है, तो आप किसी भी एनिमल्स या पेड़ पौधे सूक्ष्म जीव को कंजर्व करने के लिए एक ऐसा प्लेस बना सकते हो। तो इंडिया के थ्रू भी प्रेजेंट टाइम में यदि देखा जाए तो इंडिया के द्वारा भी 18 बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं। कितने? 18 बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बायोस्फीयर रिजर्व बनाया क्यों गया था, क्योंकि यूनेस्को के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया था, मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम, मैप जिसको कहते हैं, जिसको 1971 में चलाया गया था। और इस प्रोग्राम के तहत कहा गया था हर एक कंट्री को अपने एक किसी भी प्लेस में, जो प्लेस उनको लगता है उस प्लेस में वो बायोस्फीयर रिजर्व बना सकते हैं। तो इसके तहत भारत में सबसे पहले 1986 में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था, जो हमारे पूरे इंडिया का सबसे फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसका नाम है नीलगिरी। अब खासियत ये है कि देखिए दूसरे जो भी बायोस्फीयर रिजर्व है वो किसी स्टेट में है, किसी स्टेट में है। पर इसकी खासियत ये है कि ये आपको कर्नाटक, यहाँ पे कर्नाटक, इसके ऊपर साइड कर्नाटक मिलेगा, यहाँ पे आपको तमिलनाडु मिलेगा और नीचे साइड आपको केरल मिलेगा। तो जिस तरह नीलगिरी पर्वत आपको पता है कि कर्नाटक, केरल एंड तमिलनाडु तीनों प्लेस पे स्थित है, उसी तरह नीलगिरी पर्वत के ही ऊपर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम भी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। और इसे 1986 में स्टार्ट किया गया था। क्लियर हुआ? ये सब दो क्वेश्चन बनेंगे। एक, नीलगिरी पर्वत कहाँ पे स्थित है, तो ये तो आपको पता ही है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो नीलगिरी से स्टार्ट रखो आप दिमाग में कि बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भी आपको कर्नाटक, केरल एंड तमिलनाडु तीनों प्लेस पे आप बोलोगे।
सेकंड बात ये है कि 1986 में इसको स्टार्ट किया गया था। इसके बाद यदि देखा जाए तो आपको उत्तराखंड में नंदा देवी मिलेगा, बट फर्स्ट ही आपको फोकस रखना है। फर्स्ट के अलावा उसके अलावा कोई भी आपको किसी के बारे में, ईयर्स के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा। जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं आपको एक एक करके समझाता जाऊँगा। सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं कि नीलगिरी के बाद यदि देखें तो अगस्ता मलाई, यदि हम लोग पूरे भारत में सबसे साउथ के प्लेस पे जाए तो अगस्ता मलाई सबसे नीचे है। अगस्ता मलाई केरल में है। कहाँ पे है? अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व या जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ पे है? आपको केरल में मिलेगा। उसके जस्ट नीचे केरल मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी आपको पता है कहाँ पे है? तो मन्नार की खाड़ी से आप क्लियर कर दो कि ये कहाँ पे मिलेगा? तमिलनाडु में। फिर उसके जस्ट ऊपर आपको पता है कि तमिलनाडु से जस्ट ऊपर क्या आता है? आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में आपको मिलेगा सीसाचलम। क्या मिलेगा? सीसाचलम आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश आपको साउथ, यदि साउथ प्लेस की बात करोगे तो नीलगिरी, अगस्ता मलाई केरल में, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में, सीसाचलम आपको आंध्र प्रदेश मिलेगा। आंध्र प्रदेश से ऊपर हमें पता है कि सिमलीपाल है, मीन्स आंध्र प्रदेश से ऊपर आंध्र प्रदेश उड़ीसा है, और उड़ीसा में आपको सिमलीपाल मिलेगा। क्या मिलेगा? सिमलीपाल, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो सिमलीपाल बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आपको कहाँ पे मिलेगा? आंध्र प्रदेश से जस्ट ऊपर उड़ीसा, उड़ीसा में आपको सिमलीपाल मिलेगा। फिर उसके जस्ट बगल में आप जाओगे अचान कमार की खासियत। देखिए, जिस तरह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है आपको 3 स्टेट में मिलेंगे, उसी तरह अचान कमार की बात करूँ तो ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में है। हमें पता है कि अमरकंटक मध्य प्रदेश में है। तो अचान कमार की यदि बात करूँ तो ये आपको बायोस्फीयर रिजर्व या जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में मिलेगा। इसका मतलब ये है कि ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों एक प्लेस में है। यदि अब मध्य प्रदेश की बात करूंगा तो मध्य प्रदेश में आपको पता है कि पंचमढ़ी या पन्ना दोनों आपको एमपी में ही मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे ये भी याद हो गया कि पंचमढ़ी और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में या एमपी में। अचान कमार अमरकंटक आपको कहाँ पे मिलेगा? अमरकंटक है मध्य प्रदेश में, मीन्स मध्य प्रदेश एंड अचान कमार मीन्स छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ दोनों ही प्लेस में अचान कमार मिलेगा। देखिए, आपको केवल प्लेस में फोकस करना है। अभी याद देखिए, एक चीज़ और बता देता हूँ। जिस तरह नीलगिरी आपको फर्स्ट था, उसी तरह पन्ना लेटेस्ट है, जिसे 2011 में बनाया गया था। मीन्स फर्स्ट नंबर पे नीलगिरी है तो 18वें नंबर पे आपको पन्ना मिलेगा। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे लेटेस्ट या सबसे लास्ट जैव मंडल अच्छे क्षेत्र कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का पन्ना है। अब हम लोग जाते हैं रण ऑफ कच्छ। इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बनेगा कि रण ऑफ कच्छ है कहाँ पे? हमें पता है कि पूरे भारत में, पूरे भारत की बात करूँ तो पूरे भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से या एरिया की दृष्टि से हम सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट या जिला कौन सा है? कच्छ है। तो कच्छ से रण ऑफ कच्छ आता है। और इसी से आप इसी को रिलेट करके ये याद रख सकते हो कि बायोस्फीयर रिजर्व में भी रण ऑफ कच्छ पूरे भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। कहाँ पे है ये? गुजरात पे है। जिस तरह कच्छ पूरे भारत का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, उसी तरह रण ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व के मामले में पूरे भारत में नंबर 1 पे है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन बन गए गुजरात, एंड यहाँ पे बन गया रण ऑफ कच्छ से याद रखो बायोस्फीयर रिजर्व, और तीसरा यहाँ कच्छ से केवल फोकस रखो कि पूरे भारत का सबसे बड़ा जिला दृष्टि किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की, ना कि जनसंख्या की दृष्टि से। आप यहाँ पे फोकस कर लिए, पूरा ये कंप्लीट हो गया। आप जस्ट ऊपर जाते हो, नीलगिरी के बाद जिसे बनाया गया था नंदा देवी, ये आपको कहाँ पे मिलेगा? यूटी में, मीन्स उत्तराखंड। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र आपको उत्तराखंड के में मिलेगा। उसके जस्ट ऊपर हमें पता है कि उत्तराखंड के जस्ट ऊपर आपको हिमाचल प्रदेश मिलेगा, और हिमाचल प्रदेश में भी शीत मरुस्थल या कोल्ड डिजर्ट मिलता है। ये मैं दोनों चीज़ इसलिए लिखा क्योंकि कभी कभी शीत मरुस्थल हिंदी में भी, और इंग्लिश में तो कोल्ड डिजर्ट ही आएगा, पर हिंदी में कभी कभी शीत मरुस्थल और कोल्ड डिजर्ट दोनों में से कोई भी आ सकता है, इसलिए मैंने दोनों को हिंदी और इंग्लिश के फॉर्म में लिख दिया था। ये आपको कहाँ पे मिलेगा? हिमाचल प्रदेश में। देखिए, ये पूरा मैंने कंप्लीट किया। अब हम लोग जाते हैं यहाँ पे कंचनजंगा। देखिए, आपको पता है कि कंचनजंगा नेशनल पार्क आपको कहाँ पे मिलेगा? सिक्किम में मिलेगा।
तो उसी से आप याद रख सकते हो कि बायोस्फीयर रिजर्व की यदि मैं बात करूँगा, बायोस्फीयर रिजर्व की बात करूँगा, तो वो भी हमें सिक्किम में ही मिलता है। बायोस्फीयर रिजर्व कंचनजंगा का सिक्किम में मिलता है। उसके जस्ट नीचे जाएंगे, हमको यहाँ पे नो क्रेक मिलेगा, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मैंने आपको बताया सिंपली पाल से क्वेश्चन बहुत अधिक पूछे जाते हैं, और नो क्रेक से अभी लेटेस्ट में नो क्रेक से क्वेश्चन बहुत अधिक पूछे जाए, क्योंकि कंचनजंगा से लोगों को क्लियर रहता है, नीलगिरी से लोगों को, नीलगिरी में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। मीन्स ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो है ना लोग अभी नए हैं, जिन पे देखिए क्वेश्चन धीरे धीरे है ना डीप में पूछे जा रहे हैं, तो जो है ना लेटेस्ट है, जो अधिक न्यूज़ में नहीं रहते उनको पूछा है। जैसे नो क्रेक में अधिक क्वेश्चन सुंदरवन, हर एक स्टूडेंट को सुंदरवन के बारे में पता है। सुंदरवन डेल्टा, पश्चिम बंगाल, हर चीज़ आपको सुंदरवन में मिल जाएगा। तो सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व सबको पता है कि वेस्ट बंगाल में है, पर नो क्रेक पे फोकस करिए। और सिंपली पाल में, सिंपली पाल आपको उड़ीसा पे मिलेगा, और नो क्रेक हमें मेघालय पे मिलेगा। नो क्रेक कहाँ पे मिलेगा? मेघालय पे। सुंदरवन वेस्ट बंगाल पे, उड़ीसा पे सिंपली पाल। अब उसके जस्ट ऊपर जाएंगे तो हमें असम मिलेगा, और असम में 2 बायोस्फीयर रिजर्व मिलता है। एक तो मानस बायोस्फीयर रिजर्व, मानस बायोस्फीयर रिजर्व, ये जियोमंडल अर्चित क्षेत्र आपको असम में मिलेगा, और ड्रिबू-साइखोवा मिलेगा। ड्रिबू-साइखोवा की खासियत ये है कि जिस तरह रण ऑफ कच्छ पूरे भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, उसी तरह आपको ड्रिबू-साइखोवा पूरे भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व, एरिया के दृष्टि से सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व आपको मिलेगा। क्या नाम है इसको? ड्रिबू-साइखोवा। कहाँ पे है? असम में है। अब उसके जस्ट ऊपर एक आएगा दिबांग दिबांग। आपको पता है कि दिबांग या दिबांग नदी आपका कहाँ बहती है? अरुणाचल प्रदेश में। तो उसी से आप फोकस कर सकते हो कि दिबांग या दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व जियोमंडल अर्चित क्षेत्र आपको अरुणाचल प्रदेश पे ही मिलेगा। देखिए, ये आपको इंडिया के अंदर यदि देखा जाए तो सभी मैंने बता दिए, केवल एक है जो अंडमान निकोबार में स्थित है, क्योंकि अंडमान निकोबार आपका अलग ही है। ऊपर साइड अंडमान, नीचे साइड निकोबार, जिसमें आपको ग्रेट निकोबार में मिलेगा, ना कि कोल निकोबार में। तो ग्रेट निकोबार नाम से ही है, और ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में। इस तरह यदि मैंने देखा तो आपको जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व है अपने इंडिया के अंदर, सभी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जो भी खासियत है, और जिसमें जो क्वेश्चन आते हैं, जिस तरह क्वेश्चन आते हैं, केवल जो मैंने बताया है उतने ही क्वेश्चन आते हैं स्ट्रेटेजी के हिसाब से। अपने भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें आपको मैंने फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। नीलगिरी आपको 3 स्टेट में मिलेंगे, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में, अगस्त्यामलाई केरल में, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु पे, शेषाचलम आंध्र प्रदेश पे, उड़ीसा में सिंपली पाल, अचानकमार छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में, पंचमढ़ी या पन्ना आपको मध्य प्रदेश में, रण ऑफ कच्छ गुजरात में, हिमाचल प्रदेश शीत मरुस्थल या कोर डिजर्ट हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में नंदा देवी, सिक्किम में कंचनजंगा, मानस आपको असम में मिलेगा, ड्रिबू-साइखोवा आपको असम में मिलेगा, दिहांग या दिबांग आपको अरुणाचल प्रदेश में, नोकरेक आपको मेघालय में, सुंदरवन आपको वेस्ट बंगाल में, और सबसे लास्ट आपको ग्रेट निकोबार आपको मिलेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इस तरह देखिए, मैंने आपको पूरे 18 बायोस्फीयर रिजर्व या जियोमंडल अर्चित क्षेत्र के बारे में क्लियर कर दिया। अब देखिए, सबसे पहले मैंने पहले ही बताया था आपको कि बायोस्फीयर रिजर्व की जो शुरुआत की गई थी वो मैप के थ्रू की गई थी। यूनेस्को मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम, 1971 को स्टार्ट किया गया। इसके तहत उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हर एक कंट्रीज को क्लियर किया कि आप जियोमंडल अर्चित क्षेत्र बनाइए। तो इसमें क्या हुआ कि जिस तरह हमारे जैसे कोई भी कंट्री है, अब बायोस्फीयर रिजर्व कितने बना सकती है, तो प्रॉब्लम क्या हुआ कि ये जो यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर मैप है, इसके थ्रू अपने इंडिया से इसके थ्रू इसने यूनेस्को ने कितने बायोस्फीयर रिजर्व को अपने से सम्मिलित किया है, मीन्स यूनेस्को की सूची में बंद है। तो हमें ये पता होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रेजेंट टाइम में 11 ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व हैं जिन्हें यूनेस्को की सूची में, मीन्स मैप की सूची में सम्मिलित किया गया है। 1971 में इसे बनाया गया था। इससे प्रेजेंट टाइम में यदि देखा जाए तो भारत के जियोमंडल अर्चित क्षेत्र में 11 ही, केवल 18 में से
केवल 11 ही ऐसे जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं जिन्हें यूनेस्को की सूची में मीन्स इंटरनेशनल लेवल में मान्यता प्राप्त है। भारत ने तो 18 बना दिया, पर इनमें से केवल 11 ही ऐसे हैं जिसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। अब आपको ये इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहला ऐसा कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व या जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र था जिसे यूनेस्को की सूची में सम्मिलित किया गया। तो जिस तरह पूरे भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी था, उसी तरह ये भी है कि नीलगिरी को ही यूनेस्को की सूची में सबसे पहले शामिल किया गया था। और यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि नीलगिरी को जिस तरह सबसे पहले शामिल किया गया था, तो शामिल कब किया गया था? तो आपको ये याद रखना है कि नीलगिरी को 2000 में शामिल किया गया था। तो जिस तरह नीलगिरी को 1986 में बनाया गया था, वैसे 2000 में इसको शामिल किया गया था यूनेस्को की सूची में। इसके अलावा और क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा कि कौन कौन से शामिल किया, तब भी मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बता देता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि लेटेस्ट अभी इसके पहले 10 थे, पर लेटेस्ट अभी जो 11वां बनाया गया है वो हमारा कंचनजंगा है। कंचनजंगा मीन्स नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है जिसे 2000 ईस्वी में बनाया गया था, शामिल किया गया था यूनेस्को की सूची में। और जो सबसे लास्ट था वो आपको कंचनजंगा मिलेगा, जिसे 2018 में शामिल किया गया। तो देखिए ये इम्पोर्टेंट भी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है कि नीलगिरी को 2000 में, पर उससे भी इम्पोर्टेंट है कि कंचनजंगा को लेटेस्ट अभी शामिल किया गया, जो 11वां बायोस्फीयर रिजर्व है जिसे यूनेस्को की सूची में मीन्स मैप की सूची में शामिल किया गया, जिसका नाम है कंचनजंगा, और जिसे कब शामिल किया गया? 2018 में। और इसके अलावा मैं एक बार वापस रिपीट बता देता हूँ एक बार आपको, पर याद करने की जरूरत नहीं है इतना, ये बता दे रहा हूँ कि 11 ऐसे कौन से बायोस्फीयर रिजर्व है। मैं देखिए माइंड मैप से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आपको ये 11 भी मैं माइंड मैप से ही बताऊंगा, जिससे आपको चीज़ें याद रहेगी। देखिए रण ऑफ कच्छ को आप छोड़ दीजिए, रण ऑफ कच्छ को शामिल अभी तक नहीं किया गया है। यहाँ पे आप जाओगे तो देखिए मन्नार की खाड़ी को शामिल किया गया है, नीलगिरी को शामिल किया गया, अगस्ता मलाई को शामिल किया। मीन्स साउथ के आपको 3 साल केवल शेषाचलम को छोड़ के आपको नीलगिरी, अगस्ता मलाई एंड मन्नार की खाड़ी को शामिल किया गया है। आगे जाओगे तो आपको सिम्पलीपाल भी शामिल किया गया है। यहाँ पे आप जाओगे तो पन्ना को शामिल नहीं किया गया है। मीन्स आप यदि यहाँ पे देखोगे तो रण ऑफ कच्छ, पन्ना एंड शेषाचलम को शामिल नहीं किया गया है। ये 3 हो गए। और इसके अलावा अचान कमार या आप पंचमढ़ी जाओगे तो इसको भी शामिल किया गया है, सुंदरवन को शामिल करेंगे ही, और नो क्रीक को भी शामिल किया गया है। अभी लेटेस्ट आपको पता है कि कंचनजंगा को शामिल किया गया है, और सबसे इम्पोर्टेंट नंदा देवी को शामिल किया गया। इसके अलावा यहाँ पे जितने भी है आपको कोल्ड डिजर्ट या दिहांग दिबांग या मानस या डिब्रू सैखोवा, ये 1 2 3 4 को शामिल नहीं किया गया। और यहाँ पे आपको मिलेंगे 1 2 और 3, तो 3 4 7 को शामिल अभी नहीं किया गया। और लेटेस्ट में अभी कंचनजंगा को शामिल किया गया था। उसके अलावा आपको 7 ऐसे हैं, रण ऑफ कच्छ, पन्ना एंड शेषाचलम, कोल्ड डिजर्ट, दिहांग दिबांग, मानस एंड डिब्रू सैखोवा, तो ये सबको शामिल नहीं किया गया। देखिए मैंने माइंड मैप से आपको बताया, तो चीज़ें मेरे को भी याद है और आपको भी मैं याद करा, आप 2-4 बार इस चीज़ों को बनाओगे और बार बार उसको एक बार रिपीट डायग्राम बना के आप उसको बार बार खुद से लिखने की कोशिश करोगे, तो आपको चीज़ें 1 से 2 बार में कम्प्लीटली समझ में आएगा। माइंड मैप से ये खासियत रहती है कि चीज़ें आज तो आपको समझ में आ रही हैं, चीज़ें आपको दिमाग में रहता है, और कभी कभी एग्जाम में जब आप चीज़ें भूलते हो तो एलिमिनेट करके भी आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। इससे मैं आपको इसीलिए जो भी स्टैटिक जीके में कोशिश करूँगा जितने मैक्सिमम टॉपिक को आपको माइंड मैप से ही समझाने की कोशिश करूँ। इस तरह यदि मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं और मेरे वीडियो को आपको पसंद आ रहे हैं, या मेरे जो भी टॉपिक है, जो भी कंटेंट है वो आपको समझ में आ रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसी तरह मुझे मोटिवेट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।